मानवता को परमाणु युग के लिए तैयार करने से पहले उसे आध्यात्मिक रूप से तैयार होना होगा। आइंस्टीन के ये शब्द आज भी कितने प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा उसी परमाणु युग की शुरुआत करने वाली एक घटना पर है, मैनहट्टन परियोजना। हाँ, वो बेहद गोपनीय अमेरिकी प्रोजेक्ट जिसमें दुनिया का पहला परमाणु बम बनाया। हाँ। हम इसकी शुरुआत, इसके पीछे के लोग और इसके क्या परिणाम हुए, इस सब पर बात करेंगे। हमारे पास काफी विस्तृत जानकारी है जी। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये इतिहास, विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, इसमें विज्ञान, राजनीति, नैतिकता सब कुछ उलझा हुआ है। इसी ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है 1938 में बर्लिन से। हाँ, जब जर्मन वैज्ञानिकों ने यूरेनियम परमाणु को विभाजित किया, जिसे हम नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। और यहीं से ये संभावना पैदा हुई कि एक बहुत शक्तिशाली बम बनाया जा सकता है। सही कहा। एनरिको फर्मी और खासतौर पे लियोस शीलार्ड जैसे वैज्ञानिकों ने इसकी सैन्य क्षमता को फौरन पहचान लिया। और शीलार्ड ने ही आइंस्टीन को मनाया कि वो राष्ट्रपति रूजवेल्ट को चिट्ठी लिखें। बिल्कुल। उस चिट्ठी में नाजी जर्मनी के ऐसा हथियार बनाने के खतरे से आगाह किया गया था। मतलब डर ये था कि कहीं हिटलर पहले ना बना ले। और इसी डर के कारण अमेरिका ने अक्टूबर 1939 में एडवाइजरी कमिटी ऑन यूरेनियम बनाई। हाँ, पर शुरुआत में काम बहुत धीमा था। आपको पता है, फरवरी 1940 तक रिसर्च के लिए सिर्फ $6,000 दिए गए थे। सिर्फ $6,000? आज के हिसाब से तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। लेकिन फिर हालात बदले। दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर पर हमला। हाँ, और अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। इसके बाद इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया गया। यही असल में मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत थी। इस विशाल और बेहद गोपनीय प्रोजेक्ट का नेतृत्व किसे सौंपा गया? हाँ, आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल लेस्ली ग्रोव्स को। वो इसके प्रशासनिक प्रमुख थे। और वैज्ञानिक स्तर पर शिकागो विश्वविद्यालय में फर्मी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। पहली सफल नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, कंट्रोल वाली। हाँ, पहली नियंत्रित फिजन चेन रिएक्शन। ये बम बनाने के लिए एक जरूरी कदम था। और प्रोजेक्ट के मुख्य केंद्र कहाँ थे? ये देश भर में फैले हुए थे। जैसे हैनफोर्ड वॉशिंगटन में प्लूटोनियम का उत्पादन होता था, ओक रिज टेनेसी में यूरेनियम को संवर्धित किया जाता था, और लॉस अलामोस न्यू मैक्सिको वो सबसे अहम था शायद। बिल्कुल। लॉस एलामोस वो जगह थी जहां असल बम का डिजाइन और निर्माण हुआ। इसका नेतृत्व कर रहे थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। हाल ही में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म भी आई है उन पर। जी हाँ, उसी दौर को दिखाती है। ओपेनहाइमर के नेतृत्व में दुनिया के कुछ बेहतरीन वैज्ञानिक दिमाग वहां जुटे थे। वहां 2 तरह के बम डिजाइन किए गए हैं ना? हाँ, 2 मुख्य डिजाइन थे। एक यूरेनियम 235 पर आधारित था, जिसे लिटिल बॉय कहा गया। ये गन टाइप डिजाइन था, मतलब कंपैरेटिवली सरल। और दूसरा प्लूटोनियम पर आधारित था, जिसका कोड नेम पहले गैजेट था और बाद में फैटमैन। इसके लिए एक ज्यादा जटिल इम्प्लोजन टाइप डिजाइन की जरूरत पड़ी। इम्प्लोजन क्यों? क्योंकि प्लूटोनियम थोड़ा अस्थिर होता है और उसे ठीक से विस्फोट करने के लिए चारों तरफ से एक साथ दबाना जरूरी था। इम्प्लोजन तकनीक यही करती थी। ओके। और फिर आया वो निर्णायक पल, ट्रिनिटी टेस्ट। 16 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको के एलामोगोडो रेगिस्तान में सुबह 5:29 पर पहला परमाणु बम, कोड नेम गैजेट, का विस्फोट किया गया। हाँ, ये वही प्लूटोनियम इम्प्लोजन डिवाइस था। इसे 100 फुट ऊंचे स्टील टावर पर रखा गया था। धमाका कितना शक्तिशाली था? लगभग 15 से 25 किलोटन TNT के बराबर। मतलब 15 से 25,000 टन पारंपरिक विस्फोटक जितनी ऊर्जा एक साथ। अविश्वसनीय। इसने उस स्टील टावर को तो जैसे भाप बना दिया और आसपास की रेगिस्तानी रेत पिघलकर ट्रिनिटाइट नाम के हरे रेडियोधर्मी कांच में बदल गई। और वो मशरूम क्लाउड, वो करीब 40,000 फीट की ऊंचाई तक उठा। यहीं से कह सकते हैं परमाणु युग की आधिकारिक शुरुआत हुई। टेस्ट सफल रहा, बम तैयार था, लेकिन अब सवाल था इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाए। हाँ, क्योंकि तब तक जर्मनी आत्मसमर्पण कर चुका था, मई 1945 में ही। तो जाहिर है निशाना जापान बना। इसके इस्तेमाल के पीछे क्या कारण बताए जाते हैं? कई कारण थे। एक तो ये कि अगर अमेरिका जापान पर सीधा जमीनी हमला करता तो उसमें लाखों अमेरिकी सैनिकों की जान जा सकती थी। बम गिराकर उसे टाला जा सकता था। दूसरा कारण?
जापान पर जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना ताकि वो बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दे। पॉट्सडैम घोषणा में यही मांग की गई थी, जिसे जापान ने नजरअंदाज कर दिया था। और कोई कारण? सोवियत संघ का एंगल? हाँ, वो भी एक अहम पहलू था। सोवियत संघ भी जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने वाला था। अमेरिका शायद उसे अपनी नई ताकत दिखाना चाहता था, भविष्य के शक्ति संतुलन के लिए। तो फिर क्या हुआ? तारीखें क्या थी? 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा शहर पर B-29 बॉम्बर एनोला गे ने लिटिल बॉय नाम का यूरेनियम बम गिराया। और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर फैट मैन नाम का प्लूटोनियम बम गिराया गया। परिणाम भयानक थे। हाँ, तबाही कल्पना से परे थी। लाखों लोग या तो तुरंत मारे गए या धमाके और गर्मी से बुरी तरह झुलस गए। शहर लगभग पूरी तरह नष्ट हो गए। और रेडिएशन का असर? वो लंबे समय तक रहा। कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियां दशकों तक लोगों को प्रभावित करती रहीं। इसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। हाँ, 15 अगस्त को सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर आत्मसमर्पण की घोषणा की और 2 सितंबर 1945 को जापान ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो ये थी मैनहट्टन परियोजना और परमाणु बम के उदय की कहानी। एक ऐसी घटना जिसने विज्ञान की सीमाओं को तो तोड़ा, पर साथ ही मानवता पर एक गहरा नैतिक सवाल भी खड़ा कर दिया। बिल्कुल। आज लगभग 80 साल बाद भी परमाणु हथियारों का प्रसार एक बड़ा वैश्विक मुद्दा है। यूपीएससी के लिहाज से देखें तो यह सिर्फ इतिहास या विज्ञान का ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, निरस्त्रीकरण और नैतिकता का भी बहुत अहम विषय है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि वैज्ञानिक प्रगति की नैतिक जिम्मेदारियां क्या हैं। क्या ऐसी विनाशकारी शक्ति का अस्तित्व कभी सही ठहराया जा सकता है? ये सवाल खत्म नहीं हुआ है। उम्मीद है कि ये गहन चर्चा जानकारीपूर्ण रही होगी। अगर ये प्रस्तुति उपयोगी लगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई प्रश्न है या आप किसी अन्य विषय पर ऐसी चर्चा चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी में हमें जरूर बताएं। बिल्कुल। और चलते चलते एक सवाल सबके लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। क्या विज्ञान हमेशा प्रगति का ही दूसरा नाम है, या उसकी दिशा तय करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है?